है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसे लोगों पर नजर रखनी है जो मालदार पार्टी हो, मालदार। ये कौन चौकीदार आ गया बे, जो हमारे मामले में टांग अड़ा रहा है? माल जो ले रहे हैं वो निकाले। बच्चों को छोड़ दे। चुप जाने के लिए साफ है ना। यार वो जो चौक वाला घर नहीं है, वो जो मछली का व्यापारी है यार, उसने बहुत माल छुपा के रखा हुआ है। मैं उसके घर में कूदा, उसकी बुड्ढी ने चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे उसने कभी डाकू देखा ही नहीं है। मैंने निकाला घोड़ा, ताना यूं उसके ऊपर, बस उसकी बोलती वहीं बंद हो गई। उस्ताद, जब उसका मर्द इतना फट्टू है तो उस औरत की क्या हालत हुई होगी। मैंने सारा माल वाल वहां से उठाया, वो तो ऐसे ही चुप हो गई जैसे वो मर गई। मैं वहां से निकल लिया, मैंने बोले चलो भाई। मजा आ गया उस्ताद। तुम खामखा डरते रहते हो, जब तक तुम्हारे पास घोड़ा है तो किसी की टेंशन नहीं है। ये दारू भी बहुत अच्छी चीज होती है। ये है शेरनी का दूध, जिसको पियोगे दिल बड़ा होगा। इस वारदात से कुछ चंद दिन पहले ईद की रमज़ान के दिन थे। इसके वारदातों में वो लड़के निकलते थे, लेकिन ये उनको पकड़ लेता था। 7 तारीख 7/11 को ये ईद उल ज़ुहा का दिन था। दिन गुजर गया, शाम के टाइम ये एक रफ़ीक नामी लड़का, उसके घर में ये 5-6 लड़कों का ग्रुप, जिसमें मंसूर आलम, असमाइल चिट्टा और असमाइल चिट्टे के साथ था इब्राहिम दलिया, बैठे हुए थे। जैसे ईद पे जनाब लोफर लफंगे थे, ये वहाँ नशे करते रहे, शराबें पीते रहे। उसके बाद इन्होंने वहाँ क्या उठे 5-6 अपने दफ्तर के आने तरह, क्योंकि इनका दफ्तर कोई आधा किलोमीटर के फासले पे था। वहाँ से निकले, जैसे ये खलास चौक पे जाफिर वाली गली में ये पहुँचे हैं, तो रहमतुल्लाह पठान जो है वो अपने असले के साथ, रिपीटर जो लाइसेंस वाला था, जिस पे वो चौकीदारा करता था, रात को घूमता था, वो बैठा हुआ था। 7 नवंबर 2011 को ईद के रोज़ मंसूर अपने साथियों के हमरा नशे की हालत में था। उसका एक बार फिर रहमत के साथ आमना सामना हुआ। उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और इंसानियत की तमीज़ एक बार फिर ख़त्म हो गई। रहमतुल्लाह खान, मेरे लड़कों को इस तरह तंग करना छोड़ दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा तू। देखो मंसूर, मेरी बात गौर से सुनो। जब तक इस इलाके में मैं हूँ ना, तेरे लड़के कोई भी वारदात नहीं कर सकते। लगता है तेरे को जिंदगी प्यारी नहीं है। मौत से तो मैं नहीं डरता, लेकिन मेरे होते हुए यहाँ तेरा कोई भी लड़का वारदात नहीं कर सकता। क्या बोला तूने? तो ये ईद का पहला दिन था। ये मंसूर ने उसको पहले भी धमकी दे चुका है कि भाई चौकीदारी छोड़ दो, तो रहमत नहीं छोड़ता था चौकीदारी, क्योंकि रहमत उधर लोग पसंद करता था। तो ईद का रात को पहला दिन था, रात को रहमत भाई गया चौकीदारी पे, तो ये मंसूर इसके पीछे घूम रहा था। उसके बाद जब घूम रहा था तो 11 साढ़े 11 बजे टाइम था। ये आके रहमत भाई चौक पे बैठा हुआ था। इस लोग तकरीबन इस्माइल था, मंसूर था, इब्राहिम दलिया था, रुबेल था, इनामी डाकेट है उधर। ये डकैत लोग आके इसको निशाना बना के रहमत भाई को उधर ही मार दिया चौक पे। तो उसके बाद जब उसको मारा, रात का टाइम था, मैं घर पे था, मेरे को फ़ोन किया। मैं जब उधर गया तो उसका लाश पड़ा हुआ था। पुलिस भी पहुंचा, उधर रेंजर वाला भी पहुंचा हुआ था, मंसूर भी पड़ा हुआ था और रहमत भी पड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग ने अपना भाई सिविल अस्पताल पे लेके गया, फिर घर पे लाया, सुबह पैर कटवाया। ये पैर कटवाने के बाद कुछ दिन बाद हम लोग के ऊपर भी इस लोगों ने पैर कटवाया। मैं था, रसूलज़ादा और छोटा भाई मुराद भाई। ये लोग था नहीं, रसूलज़ादा अलग चौकीदारी कर रहा था, मुराद अलग चौकीदारी कर रहा था, ये अलग चौकीदारी कर रहा था, अलग अलग जगहों पे था। तो इस लोगों ने ऊपर फिर हमारे ऊपर भी पैर काटा। और यूँ इस लड़ाई में
रहमत और मंसूर की जानें तो गईं, लेकिन एक की कुर्बानी सच्चाई और ईमानदारी की राहों पर थी, जबकि दूसरा मनफी अज़ाइम के साथ अपने अंजाम को पहुंचा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इस केस की पैरवी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए पूरी दयानतदारी की गई और इसका फैसला अब अपने वक्त का मुंतज़र है। उसमें इस मंसूर आलम को 26 गोलियां MLO की रिपोर्ट के मुताबिक लगी। अब किसने मारी, किस ने मारी, वहाँ उस टाइम कोई पता नहीं चल रहा था कि गोली कहाँ से आ रही है। दोनों का वहाँ डेड बॉडियाँ हो गई, रहमतुल्लाह का भी और 10 गज के ऊपर मंसूर आलम की, दोनों डेड बॉडियाँ वहाँ थी। अब ये जो मुल्ज़मान थे रहमतुल्लाह के इसके साथ, मंसूर के साथ, उसमें मेन मुल्ज़िम उसका जो इस्माइल चिट्टा था वो मौके पे ज़ख्मी हुआ था। ज़ख्मी हालत में वो वहाँ से भाग गए और उसने सबसे पहले इतला मंसूर आलम के घर पे दी है उसकी माँ को कि तेरा बेटा वहाँ उसको गोलियाँ लग गई है इखलास चौक पे, और वहाँ से फिर वो अपने दूसरे साथियों के साथ वहाँ से भाग के वो रक्शे पे बैठ के वहाँ से इलाका छोड़ गया। 8/11/2011 को FIR नंबर 303/2011 कट गई है उसके ख़िलाफ़, मंसूर के ख़िलाफ़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़। और 15 दिन के बाद जहाँ ये समझ गए उनकी वालदा, उनके घर वाले कि एक बेटा तो मारा गया है जो एक आदि डाकू था, दूसरा रोहेल जहाँ गिरफ़्तार हुआ, तो उन्होंने 15 तारीख़ को, यानी 7 तारीख़ का वाक़या है 7/11/2011 को, 15/11/2011 को हमारी FIR 303 के बाद FIR नंबर 309 जो है वो मुल्ज़िम इस्माइल और रसूल ज़ादा इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की हुई है। मंसूर आलम की वालदा और उनके वकील सरदार मोहम्मद इकबाल खान से जब इस केस के बारे में उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और टालते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंसूर आलम की वालदा ने रहमत और मंसूर के दरमियान रूनुमा होने वाले वाक़े के 7 दिन बाद FIR क्यों दर्ज कराई और इस FIR में मुद्दई पार्टी के अरकान को क्यों नामजद किया गया। इस बारे में पुलिस का मौक़िफ़ कुछ ये था। उसकी वालदा ने आके 8 दिन के बाद ये एलिगेशन की कि मेरा बेटा सब कुछ छोड़ के अब एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा था। अब किसी के कहने पे तो पुलिस तो बैठी है कि जो भी रिपोर्ट आए, जो भी अपनी रिपोर्ट बताए वो सच है या झूठ है, जो भी है वो बोलती है मेरा बेटा कत्ल हुआ, इसकी FIR काटो। तो उससे यही पूछा गया कि आप बर वक्त क्यों नहीं आई, तो उसने बोला बस मैं सोच समझ रही थी, मैं अपने बेटे की तफरीन में लगी हुई थी और इन मुल्ज़िमों ने मेरे बेटे को मारा है। अब वो रहा मसला FIR का, अगर FIR नहीं करती तो वो कहीं और जाती। चलो ये तो एक इंसानी है कि चलो वो औरत है, उसका अब तफ्तीश तो पुलिस ने करनी है कि उसमें हक़ाइक़ क्या हैं, इसलिए उसकी FIR काटना तो पुलिस का फ़र्ज़ है। देखिए ब्रेक के बाद 2:30 बजे बाहर निकला है तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया है या वो खुद चला गया, उसके बाद आज तक उसका पता ही नहीं है। जब खाने के लिए बैठते हैं तो बच्चे की शक्ल सामने आ जाती है, तो कहना हमारा बच्चे तो खा लेते हैं, हम ऐसे भूख से सो जाते हैं।